जिंदगी। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं आज की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। सेना पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत और अब अदालत से भी भिड़ गई है कांग्रेस। चुनाव आयोग से तो भिड़ी हुई थी पहले, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन पर दिए बयान के लिए फटकार लगाई तो बचाव में उतरी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। बोले कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांगकर विपक्ष ने खुद अपने पांव पर पत्थर मार लिया। ये हमारी फील्ड है और मेरी फील्ड है और भगवान मेरे साथ है। यानी कांग्रेस रोज ऐसी बहस कराए, मतलब ये निकलता है क्योंकि हर बार एनडीए मजबूत होता है और विपक्ष की किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हर उस संस्था से टकराने की ठान चुकी है जो भारत की ताकत है, सेना से लेकर संविधान, चुनाव आयोग से लेकर अब अदालत तक। कांग्रेस की लड़ाई आखिर है किससे? क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, उसके कुछ सहयोगी भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी सबूत मांगते हुए दिख रहे हैं। आज अखिलेश यादव भी सामने आ गए और उन्होंने भी सबूत मांग लिए। तो ये सबूतों की राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी? बवाल हंगामा खड़ा करना ही अगर मकसद बन जाए संसद में, तो फिर राजनीति किस दिशा में जा रही है? आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा जुडिशरी जो है, वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आजादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो तीन बार तो इनका यह हाल है। राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। पार्लियामेंट में सरकार बता देना कि 2014 में कितने वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे पास थी और 2024 में कितने वर्ग किलोमीटर है, सब चीजें साफ हो जाएंगी। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रम्प के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। और आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी का एनडीए के लोग सत्कार करने वाले हैं। हमें कारण तो बताइए कि आप मोदी जी का सत्कार क्यों कर रहे हैं? जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती
तो यही शब्द निकलते हैं। मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। ये सारे सवाल तो एक तरफ हैं, लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो रहा है ना वो यही है कि अदालत से सीधे सीधे टकराव लेने का जो मूड बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने, अदालत के ऊपर, अदालत की टिप्पणी के ऊपर सवाल खड़ा करने के पीछे क्या फिर वही घूमकर सवाल आता है कि गांधी परिवार सबसे ऊपर है। जो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जब राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट की टिप्पणी आई या राहुल गांधी जब ईडी और सबके सामने पेश हुए तब कहा था ना कि गांधी परिवार सबसे ऊपर है, एजेंसियों से ऊपर है, तो क्या अदालत से भी ऊपर है गांधी परिवार? इसीलिए अदालत की टिप्पणी पर भी इतना बवाल काटा जा रहा है और अब सीमाएं याद दिलाई जा रही हैं अदालत को भी, और कुछ सहयोगी भी साथ में हैं। चलिए जरा बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय खास मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी जी, हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक कांग्रेस पार्टी। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सैयद जवाद, दिक्कत क्या है? अब अदालत से भी टकराव, चुनाव आयोग से भी टकराव, संविधान पर सवाल, लोकतंत्र पर सवाल। कोई संस्था बची है देश में जो गांधी परिवार से ऊपर ना हो कांग्रेस पार्टी के लिए? आवाज ठीक नहीं आ रही। नहीं, बोलिए जरा। अरे भाई, क्या ये आवाज ठीक करवाइए सैयद जवाद की। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप ही से शुरुआत करती हूँ फिर जरा, जब तक आवाज ठीक हो रही है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी समझ में आती है, गांधी परिवार के लिए नतमस्तक होना, गांधी परिवार के लिए अपना पूरा लॉयल्टी दिखाना, लेकिन जब अखिलेश यादव सेना से पूछते हैं जमीन कहां गई, कहां है, कितनी है, तो सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव की मुश्किलें क्या हैं। अब रीमा पराशर जी, एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते, इस देश और लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते, हर एक नागरिक का धर्म है कि अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता करे। अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे सरकार को आगाह करे, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे। इसमें आपको क्या आपत्ति है? मुझे इस बात का पता नहीं चल पा रहा आपके सवाल से कि आपको क्या आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है। अगर अपने देश का क्षेत्रफल 2014 में जितना था, आज के क्षेत्रफल को बताने में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या पीड़ा होती है? अगर क्षेत्रफल उतना ही है तो बता दे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई ऐसा तो है नहीं कि उसे बताने में घबराहट हो रही है। जब सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ सांसद सवाल करें तो उनके खिलाफ कोई बातचीत नहीं होती है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं बोलता है, उनके खिलाफ देश की मीडिया नहीं बोलती है। आप तो चलो खैर बोल देती होंगी मुझे लगता है। तो सवाल तो बनता ही है ना, देश की सीमाओं की सुरक्षा की चिंता करने वाला जो राष्ट्रभक्त है उस पर सवाल खड़ा करने वाला कौन होता, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है, ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति है और सीमा सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जहां जहां लगती है भारत की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी, उसे ढकने का प्रयास कर रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्योंकि आपने ये पूछा कि मुझे क्या आपत्ति है, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, इसलिए मैं अपनी आपत्ति बताती हूँ, फिर मैं जरा धनंजय जी का रुख करूंगी। मेरी आपत्ति ये है, बीजेपी क्या कह रही है, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है हमारे सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं, हमारी सेना क्या कह रही है, और सेना ने क्या कहा। मैं अखिलेश यादव और आपके माध्यम से अखिलेश यादव को बताना चाहती हूँ, सेना ने अपना स्पष्ट स्टैंड दे दिया था जब राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे। जनरल एम नरवणे उस वक्त सेना के प्रमुख थे और उन्होंने कहा था, हमने एलएसी पर 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है,
हमारी सेना हर घुसपैठ का माकूल जवाब देने में सक्षम है, फुल स्टॉप, पीरियड। अब इसके आगे ना इफ ना बट किसी को लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, ना अखिलेश यादव को, ना ही धनंजय गिरी जी को, ना ही किसी और को। सेना ने तो साफ कह दिया 1 इंच जमीन ली ही नहीं है, फिर कौन सी भाषा में आपको चाहिए जवाब? रीमा जी, भारतीय सेना के ही पूर्व अधिकारी ने बताया है कि जो देश की सीमाएं चीन से लगती हैं, वहां पर चीन ने बहुत सारे गांव बसा दिए हैं, ये भी आपने सुना होगा। और सैटेलाइट इमेजेस आप भी देख सकती हैं, हम भी देख सकते हैं, सरकार भी उसको लॉन्च कर सकती है, दिखा सकती है। अक्साई चीन वाले क्षेत्र में जो अतिक्रमण चीन ने किया है उसके बारे में बता सकती है। रेजांगला पोस्ट को नष्ट करके दूसरी जगह पोस्ट बना दिया गया है, ये भी आपको शायद जानकारी होगी। मेरे पास तो सारी जानकारी है और मैं सारी रिसर्च करके बैठी हूँ, मेरे पास सेना के सारे जवाब हैं। लेकिन मैं जरा धनंजय जी का रुख करती हूँ। धनंजय जी, आप ही जवाब दीजिए। 5 फिंगर्स पे जो अतिक्रमण हो रहा है, हाँ, उस पे हम बोल रहे हैं तो आप उसको कंसीडर करिए ना। ठीक है, सरकार के बचाव में सही है। जवाब कहाँ है भाई, जल्दी जोड़िए उनको। धनंजय गिरी जी जवाब देंगे कि क्या वाकई में अब नौबत ये आ गई है कि कोर्ट अगर राहुल गांधी पर टिप्पणी करे तो पूरा का पूरा महागठबंधन लामबंद हो जाता है सेना से सवाल और सबूत मांगने में, और आपसे भी सबूत मांगे जा रहे हैं। धनंजय गिरी जी। रीमा जी, कहते हैं ना कि कहनी है एक बात हमें इस मुल्क के पहरेदारों से, संभल के रहना देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। तो ये कोर्ट आज इनिशिएटिव ले रहा है, या जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वोट खेल रहे हैं, राजनीति के आत्महीन जिस मुद्दे पर कांग्रेस पहुंच गई है, कांग्रेस की आत्महीनता जहां पर है, कांग्रेस की कालीमा जो लोकतंत्र पर लगी हुई है, कांग्रेस को लोकतंत्र में कभी आस्था ही नहीं रही। और भारत में दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कोई उठाकर देखिए कि कोई पार्टी एक परिवार की पांवपोष बनी हो 5 पीढ़ियों से, तो ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। तो लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं, कोई स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति इसको समर्थन कर ही नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं को हमेशा संविधान से ऊपर रखा है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि वोट तय करेगा हमारे ऊपर कि हम संविधान से हमारी जीत हार तय करेगी कि हम संविधान का कितना सम्मान करते हैं। 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाने वाली कांग्रेस पार्टी और संविधान कर रही है। पहली बार बाबा साहब को वोट हरवाने वाली 72,000 वोटों को इनवैलिड करने वाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया, और जिस देश में आपातकाल लगाया, जिस संविधान को रौंद के, उसी को आज हाथ में लेकर के राहुल गांधी घूम रहे हैं। संविधान हाथ में, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ, यही कांग्रेस का चरित्र है। इसीलिए कटे हाथ का ये भविष्य न कोई भविष्य है न वर्तमान। इस पिछले 5 पीढ़ियों से जो पार्टी देश का दमनकारी नीतियों, शोषणकारी नीतियों और जो लूट की छूट, लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने वाली कांग्रेस पार्टी। चर्चिल ब्रिटेन के नायक थे, पर बाद में उनको चुनाव का टिकट नहीं मिला। जिस तरह चर्चिल को देश ने नकार दिया, चाचा को भी अगर नकार दिया गया होता तो आज देश की रूपरेखा अलग होती, आज देश किसी अलग मकाम पे खड़ा होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी में संविधान से स्वयं को ऊपर रखना, एक परिवार के पांवपोष बने रहना, ये लोकतंत्र, लोक लज्जा और लूटतंत्र बनाने की जो कांग्रेस की प्रयास है। और आप देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल है, कोर्ट पर सवाल है। कोर्ट को पहले भी किया गया, अलग जजों को सुपरसीड करके उनको बनाया गया, जो योग्य थे उनको नहीं बनाया गया। कोर्ट से लोग जज से ला करके राज्यसभा गए और राज्यसभा से वापस जाकर के हाईकोर्ट के जज बन गए। जहां तक चुनाव आयुक्त आए और 2 बार राज्यसभा पाए, मंत्री बन गए। तो कांग्रेस में ये कल्चर रहा है कि अपने आप को देश से ऊपर, संविधान से ऊपर समझने का, और सबसे सुपर समझने की जो बीमारी है, अगर कोर्ट पूछ दे तो उस पर भड़क जाएंगे, चुनाव आए तो उस पर भड़क जाएंगे। लगता है देश इनकी बपौती है, इनकी नहीं, देश क्या बपौती है, देश बपौती है नहीं, वो तो नहीं पता। लेकिन सैयद जवाद, मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ जिस पर मैं पहले आई थी। गांधी परिवार इतना बड़ा है, कांग्रेस के लिए होगा बड़ा, लेकिन देश के लिए, अदालत के लिए, चुनाव आयोग के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए सब समान है। तो गांधी परिवार पर अगर टिप्पणी हो जाती है, राहुल गांधी पर हो जाती है या किसी और पर हो जाती है, तो अचानक से इतना बवाल, सब गलत हो जाता है अदालत का। रीमा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे इंडिया अलायंस हो गई, सभी की एक सुर में आवाज है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए डिसीजनों का सम्मान करा जाता है, हमारी अदालतों का सम्मान करा जाता है। टिप्पणी करी गई, ठीक है, उसका भी सम्मान है, लेकिन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन ये उनका काम है कि सरकार से सवाल करना, और वो करते रहेंगे, वो रुकेंगे भी, चाहे जितनी भी तनकीद कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन एक दूसरा पहलू भी आपको बताता हूँ
कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को आप कैसे भूल जाती हैं? अभद्र टिप्पणी? जी, अभद्र क्या टिप्पणी की थी? अब अभद्र आपको याद नहीं होगा? नहीं, अभद्र मुझे नहीं याद, अभद्र टिप्पणी याद नहीं है मुझे। कौन सी अभद्र टिप्पणी? हाँ, वो अब आपको याद नहीं होगा, मैं अभी याद दिला रहा हूँ, अभी आपको दिला रहा हूँ। उन्होंने न्यायाधीश के ऊपर जब अभी वक्फ बोर्ड के लेकर के एक जो है अंतरिम उन्होंने एक डिसीजन दिया था, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि भाई देश के अंदर जो अगर कोई हिंसा होगी या चीजें होंगी, इसी तरीके का मिलता जुलता उनका बयान था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार वो ठहरा रहे थे, जजों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। और रही बात अभद्र कहा ना, अभद्र टिप्पणी, अभद्र का मतलब तो कुछ और होता है ना मेरे ख्याल से। सैयद जवाद, आप भी इतना बच्चों को पढ़ाते हैं और प्रोफेसर हैं, अभद्र का मतलब कुछ और होता है। अभद्र टिप्पणी आपने बोला तो अभद्र का मतलब कुछ और होता है। जी नहीं, आप मुझे शब्दों का पता है, चयन भी पता है, मैं जानता भी हूँ, लेकिन दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई। और 6 दिसंबर 1992 को भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है अपनी बातों से मुकरते हैं, ठीक है, वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात, फिर आज जो देश के इस बार मामला अलग है ना, इस बार मामला सेना से जुड़ा हुआ था। अच्छा, इस बार मामला सेना से जुड़ा था, इस बार मामला देशभक्ति से जुड़ा था, इस बार मामला हमारे देश और हमारे देश की आन बान शान हमारी सेना से जुड़ा था, इसलिए सेना के ऊपर अभद्र और हमारी कर्नल सूफिया के ऊपर अभद्र और गंदी और बेहयाद टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। सेना के शौर्य को लेकर के टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। तब ये कहाँ चली जाती नैतिकता? ये सिर्फ विपक्ष के आधार पर दिखती है। ये बातें जहन में आ भी कैसे जाती, मुझे तो हैरत होती है। और चौथी सबसे बड़ी बात, आज देश को जरूरत है जो इनके मित्र थे ट्रम्प साहब, आज देश को साथ में लीजिए और पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में दे लिए। आर्थिक नीतियों के ऊपर लगातार विदेश से ट्रम्प चोट कर रहा है। ये मैंने एक बार खुद, आपको याद होगा, धनंजय गिरी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने प्राइवेट शो में अकेले में इससे बात कही थी कि देश जिस तरफ है, अगर कहीं विदेश के अंदर से इस तरीके के टैरिफ लगाए जाएंगे तो देश को नुकसान होगा। मैंने एक अपनी पोस्ट में 5 जुलाई को लेकर की थी अपनी फिर से आप पीछे 5 जुलाई चले गए, लेकिन आज सुबह विदेश मंत्री ने जो 2 टूक बयान दिया है अमेरिका के लिए कि अमेरिका अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वो आपने नहीं देखा, वो आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो पास्ट में जी रहे हो। 5 जुलाई को क्या हुआ था वो आपको याद है, लेकिन आज सुबह अगस्त में क्या हुआ वो याद नहीं है। धनंजय गिरी जवाब देंगे। नहीं, इनको तो नेहरू याद है, इंदिरा गांधी अरे भाई जवाब सुनो ना, इनको राजीव गांधी याद है, लेटेस्ट अपडेट रखनी चाहिए, पुरानी बातें याद है, लेटेस्ट आज सुबह की खबरें क्या है वो पता होनी चाहिए। आज क्या हुआ, बहुत पल पल जानकारी बदलती रहती है सैयद जवाद, पल पल राजनीति बदलती है, जानकारी बदलती है। धनंजय गिरी, ठीक है, जवाब सुनिए। आगे ट्रम्प जो है, अरे भैया जवाब सुनिए, एक और टैरिफ लगाएंगे जिस हिसाब से। अब आपको पता होगा ट्रम्प के दिल में क्या चल रहा है, हमें तो नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, आगे क्या करेंगे आपको पता होगा, लेकिन हमें नहीं पता। धनंजय गिरी, नहीं, हम लोग सियासी लोग हैं। रीमा जी, आजादी के बाद आज ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन भारतीय संविधान के माथे पर लगा हुआ भारत माता के मुकुट मणि पर लगा हुआ कलंक धारा 370 को इस हुकूमत ने धो डाला था। नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी ने लोकसभा राज्यसभा में इसको घोषित किया और यह कलंक धो दिया। और जिस 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, आज इनके अलायंस में जो शिवसेना है उसी के प्रमुख, उस समय हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाबा साहब ने उसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाने को कहा था और उस पर अभिमान करने को कहा था। और पूछा गया कि आप कहां थे शिव सैनिकों को, उन्होंने कहा कि मेरा पैर भी है इसमें। और उसके साथ आज इन कांग्रेस पार्टी का अलायंस है। तो ये लोग वोट के लिए कुछ भी करेंगे, आत्महीनता की पराकाष्ठा पर जा चुके हैं लोग। और आज ट्रम्प के द्वारा लगाए गए टैरिफ, अलग अलग देशों पर जब टैरिफ लगती है तो अलग अलग देशों पर लगे। कितने बिलबिला उठे, मैं तिलमिला उठे, भाई इतना तिलमिलाहट, इतनी बिलबिलाहट क्यों है भाई? बीच में नहीं, इतना
अपनी बारी में, अपने हृदय में इतना अपनी बारी में, नफरत को पाल अपनी के बारी रखते में, हैं। अपनी आप बारी में। भारत की माटी के मुसलमान हैं, मोहब्बत रखिए, खलूस रखिए, अच्छी बात रखिए, इतना नफरत लेके क्यों बैठते हैं भाई? थोड़ा सुनने का मादा रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने का मादा रखिए। मैंने कितनी मोहब्बत से आपको सुना, कितने खलूस से आपको सुना, कितना एहतराम किया आपका, कितना एहतराम किया आपका, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं। इतनी नफरत क्यों भर के रखते हैं अपने भीतर, इतनी नफरत को क्यों रखते हैं? थोड़ा सुनने का मादा रखिए। मोहब्बत की दुकान है, नफरत का बाजार आपने सजाया हुआ, हमारी तो मोहब्बत की दुकान है। आइए कभी मोहब्बत की दुकान पे आ जाइए, नफरत के बाजार को खत्म कर दीजिए। हम तो खुले तौर पर कह रहे हैं, ये तब तक जो है झूठ है, प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। ट्रम्प के जाकर के झपटी लगेगा और वही ट्रम्प जो है टैरिफ लगाएंगे, नमस्ते ट्रम्प करवाएंगे। कोरोना काल के अंदर आपने क्या हो गया भाई? क्यों बीच में कूद रहे हो आप? क्यों बीच में बोलना होता है? रीमा जी फिल्टर डाउन फिर करिए, म्यूट करना सभी पड़ता है, बातें। फिर मुझे म्यूट करना इनका पड़ता फिल्टर है डाउन जब कोई करिए। बीच में बोलता है तो। बीच में नहीं बोलना होता किसी के, ये सभ्यता है। रीमा जी, अब मैं इनकी बात का जवाब देता हूं और इनसे सभ्यता की उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सभ्य आदमी, लेकिन सच सुन नहीं पाते हैं। दिक्कत इनके साथ दूसरी दिक्कत है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। ये भारत की संस्कृति है। ये मोहब्बत तिजारत नहीं हो सकती है, उसकी दुकान नहीं लग सकती है। घर में प्यार होता है, बाजार में व्यापार होता है, और जो बिकती है तिजारत होती है। इनके यहाँ तिजारत होती होगी, हमारा तो मोहब्बत है। मोहब्बत कभी तिजारत नहीं हो सकती है। एक राहुल बाबा है जो बाजार की मोहब्बत की गजब की मोहब्बत वाला बाजार। अब यो समझे, नई पीढ़ी खूब समझती है इस बात को कि बाबा बाजार लगाते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। आज तक कोई दुकान सुना नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, चाहे कबीर हुए, चाहे रसखान हुए, रहीम हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है। लेकिन जो बाबा बाजार से मोहब्बत पाते हैं वही तो दुकान लगाते हैं। ये दुकान वाले लोग हैं, ये परिवार वाले लोग नहीं हैं, ये व्यापार वाले लोग हैं, ये प्यार वाले लोग नहीं हैं। गांधी परिवार करते हो फिर। इसीलिए ना कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ड्रोन दीदी बनाएंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, करोड़पति दीदी बनाएंगे। वो क्या कहते हैं, बहना को संसद पहुंचाएंगे, अपनी बहना को संसद पहुंचाएंगे। ये परिवारवाद से कहीं बाहर जा नहीं सकते। और जैसे ही मैंने बाबा बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, कितना तिल मिला गए, कितना वो उठा गए, कितनी नफरत निकल के चली आई। अरे भाई, आप इस मिट्टी के लोग हैं, इस मिट्टी से जुड़िए, इस मुल्क की माटी को सजदा करिए। इस मुल्क के मुसलमान इस माटी से जुड़ के अपनी महान विरासत के साथ जुड़े, इस संस्कृति के साथ जुड़े। हम भी तो यही चाहते हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया दुनिया पे। एक मिनट हिमा जी, मैं बस 1 मिनट लूंगा। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, दुनिया के हर देश ने, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, सबने खड़े होकर के कंडेम किया। एक हमारा ही देश ऐसा है जहां के कुछ लोग विघ्न संतोषी ऐसे लोग हैं कि जब भी कोई बाहर से कुछ देश के खिलाफ करता है, उनको पता नहीं क्या आनंद आता है। भारत विरोध में क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है, ये समझ नहीं पाते हम कि भाई भारत में रहकर, यहीं रहकर रहते खाते भारत में और गाते किसी और की। कमाल है ऐसा राष्ट्रद्रोही कृत्य और कुकृत्य अगर किसी देश में कोई करने वाला मिले। विनीत जी ये देख, अभी रुकिए ना, एक साथ जवाब देना आप। विनीत जी, ये दिक्कत है क्या? क्योंकि बात तो बिहार से शुरू हुई एसआईआर की। ये जो धरने के शॉट्स चल रहे थे, ये चल रहे थे एसआईआर पर, लेकिन जब मीडिया में आकर बयान दिया जा रहा है तो वो दिया जा रहा है कोर्ट की टिप्पणी पर। तो बेसिकली ये मुखौटा कुछ और है और बैनर कुछ और है। ऐसा लग रहा है क्या कि अब जो बाकी आने वाले दिन हैं उसमें मुखौटा तो रहेगा एसआईआर का, लेकिन पीछे से राहुल गांधी पर टिप्पणी के मुद्दे को लेकर के हंगामा? रीमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। कहते हैं कि एक चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, कांग्रेस के साथ वही है। रीमा जी, मुझे अपने अनुभव में, और मैं मानता हूं कि पैनल में कोई भी बैठा हुआ है इंक्लूडिंग यू, किसी के अनुभव में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी नेता के बारे में जो कि सक्रिय पॉलिटिक्स में है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, ऐसी नसीहत नहीं दी होगी। पर क्या है रीमा जी, निर्लजता हावी है, पराकाष्ठा है निर्लजता का। पहली बार नहीं, ये कई बार ये कर चुके हैं। याद कीजिए कि चौकीदार चोर है पे माफी मांगा था, राफेल पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को उल्टा कह के बात कर रहे थे, उस पे माफी मांगा था। और ये आगे भी जी, और ये आगे करते रहेंगे। रीमा जी, एक चीज समझना होगा हम आप सबको कि विपक्ष जो है ना, वो आंसर नहीं चाहता है। विपक्ष का काम है वितंडा फैलाना, हंगामा खड़ा करना। नहीं तो याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में 19 घंटे
डिस्कशन चला है, दोनों सदन मिला के, एक सदन मिला के, दोनों सदन मिला के मैं बात कर रहा हूं, और उसमें सिलसिलेवार तरीका से एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया। अभी यहां पे प्रतिनिधि साहब बैठे हुए थे, धर्मेंद्र यादव जी चले गए हैं। एक बात बताइए, 1960-62 से पहले तो चीन का बॉर्डर हमसे लगता ही नहीं था, तिब्बत का लगता था। तो जब चीन जब तिब्बत पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा था तो नेहरू जी राइस पॉलिसी कर रहे थे। तिब्बत चला जाता है इसलिए बॉर्डर हमारे साथ लगता है। और क्या ये हम सबको नहीं मालूम है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में क्या हॉबनॉबिंग हो रहा था? ये बताने की जरूरत है कि 1962 में चीन के साथ आप क्या कर रहे थे और कैसे अमेरिका से हाथ जोड़ के बात कर रहे थे। रीमा जी, क्या है ना, लुबे लुबाब यही है, एक यहां के जो है राजकुमार और एक वहां पे है केंद्र में राजकुमार, ये दोनों का काम यही बच गया है। देखिए कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी तेजस्वी यादव ने। अब ये है, इनके खिलाफ तो मुझे लगता है कि केस होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। आज जो चीज निकल के आया है कि एक सीपीआई एमएल के सांसद है सुदामा प्रसाद, आरा से, जहां से मैं आता हूं, उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी है, एपिक नंबर है, तो इसलिए ये डर रहे थे। तो फिर से मैं कहूंगा रीमा जी कि ये बात यही खत्म नहीं होगी। इनका काम यही है क्योंकि इनके आकाओं को इनको खुश करना है। किसको? चाइना को, पाकिस्तान के, जिनके पेरोल पे राहुल गांधी हैं। ये देश का कभी हित नहीं सोच सकते हैं, आगे भी नहीं। पहले सनातन को बदनाम किया, फिर संविधान को बदनाम किया, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया, और अब देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, जवाब दीजिए आप सैयद जवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है, हेलो, आवाज आ रही? जी जी। देखिए, धनंजय गिरी साहब कुछ एक चंद प्रवक्ताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका मैं सम्मान करता हूँ। वो जब ऐसी बातें करते, नहीं, ये दानिश्वर लोगों में से मैं इनको मानता हूँ और अच्छी डिबेट करते हैं। विनीत जी का सम्मान नहीं करते आप? नहीं, मैं विनीत जी के पर भी आऊंगा। अभी मैं, विनीत जी भी प्रोफेसर है, मैं बात कह लूँ, अपनी पारी मुकम्मल कर लूँ। मैं तो आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ। सबका, वही तो कहा मैंने, सबका करना चाहिए सम्मान। वो वसीम बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर मुझे याद आ गया, इसीलिए मैं कह रहा था धनंजय गिरी साहब को जो है वो डेडिकेट है कि मुझे वतन की रेत पर एड़ियां रगड़ने दो, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जो हाल करा है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं का, और ये पहली बार नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने की बात कर रही है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज पहली बार भारत की हिस्ट्री में आकर के निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो आप भूल गई उन्होंने क्या बातें करी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जिन 4 जजों ने करी थी उनमें से 2 जज कहाँ हैं वो सब जानते हैं। तीसरी और चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आज आप चाइना को लेकर कर रहे हैं। विनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना होकर के आए, क्या बातचीत करके आए, आज भी सार्वजनिक कर दी। और रही बात चाइना के मुद्दे को लेकर के आ रहा हूँ, चाइना के मुद्दे पर आ रहा हूँ कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना पाकिस्तान के साथ, आपको राहुल गांधी जी की बात याद होगा कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी पाकिस्तान की वॉर में, जो पूरी रियल टाइम डेटा शेयर करा है पाकिस्तान में, जो टेक्नोलॉजी यूज करी है, जो PL-15 मिसाइल यूज करे हैं, वो तो चाइना के करे हैं। और राहुल गांधी जी सदन में उन्होंने जो बातें कही हैं उनको गंभीरता से आप लोगों ने नहीं लिया और उसके परिणाम आपने भुगते। विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है साहब, विपक्ष आपको आईना दिखाता है। विपक्ष जो बात कर रहा है वो जनता की, आवाम की बात कर रहा है। उन्होंने कुछ और कहा, आप कुछ और जवाब दे रहे हो सैयद जवाद। उन्होंने कहा कि चाइना के पेरोल पर है और आकाओं के लिए काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ये 2 आरोप लगाए उन्होंने। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। चाइना के अगर पेरोल पे हैं तो आप केस करिए जा करके कि चाइना से कहां से आ रही है। 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाइना से अगर फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, तो आप जाकर के FIR करिए, पता करिए कहां से आ रहा है। मौजूदा सवाल ये है, जो राहुल गांधी साहब ने सवाल करे या जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो पहली बार नहीं है। बहुत से लोगों ने, बहुत से न्यूज़पेपर में, बहुत से लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हुए, और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तापिरगांव साहब ने 2019 के अंदर, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा करा, सदन के अंदर खड़ा करा। कि कोई बात ऐसी नहीं है जो ढकी छुपी होगी। आप जो है सुप्रीम कोर्ट की उस टुकड़ी को लेकर के अपनी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करेंगे तो माफ करिएगा, ये देश की जनता मूर्ख नहीं है। अभी 240 पर लेकर के आई, आने वाले समय में 40 पर लेके आएगी और फिर 4 पर भी लेकर के आएगी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। क्विक रिएक्शन विनीत सिंह, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर आ रही हूँ धनंजय जी। सीट की बात कर रहे हैं तो हजारों ख्वाहिशें की ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंतजार करते रहे, विपक्ष में ही सीट गर्म करते रहिएगा। ब्रेक लेके आइए रीमा जी, फिर तफसील से कुछ बातें कहूंगा। चलिए, ब्रेक लेते हैं। ख्वाहिश होता है।
हाँ ठीक है, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चलिए जल्दी से विनीत जी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद धनंजय जी और सैयद जवाद। मैंने जान के एक शब्द कही थी, ख्वाहिशें, इन्होंने मुझे सुधारा। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं, कहता हूं कि राहुल गांधी की यही सब बातें नासूर की तरह चुभती हैं। जब आप देश के विरुद्ध में बात करते हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं और आपकी बातों को पाकिस्तान और चाइना की मीडिया उठाती है, इसलिए कहा जाता है कि अगर नहीं बोलने आता है तो चुप रहिए। एक बार बताइए रीमा जी, अक्साई चीन की बात निकल के आई है, 14,000 स्क्वायर माइल किसने उसको दिया था? POK को किसने दिया है? तो जब अपने पे बात आती है तो फिर हमारे जज्बातों की तलाशी ना ले। रीमा जी, फिर से मैं कहूंगा कि यह विपक्ष सुधरने वाला नहीं है। और जनता, विशेष करके कि बिहार का चुनाव राउंड द कॉर्नर है, जनता देखिएगा बिहार में भी कैसी इनकी गत बनाएगी। और बात निकल के आ रही थी वसीम बरेलवी की, तो 2 लाइनें कह के ना रीमा जी अपनी बात को खत्म करूंगा कि वो पैरवी तो झूठ का करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दुनिया समझ में आई बड़ी देर से, कच्चा रंग था उतरता चला गया। राहुल गांधी और विपक्ष का यही हाल है। हाँ सही है जवाब। जी जी, वही तो है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो क्या करता। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही परेशानी है कि वो झूठ को भी इतनी खूबसूरती से लपेट करके देते हैं, और बहुत से मीडिया के जो हमारे आज के लोग हैं वो खूबसूरती के ऊपर चांदी का वरा फिर मीडिया आ गई बीच में करके जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। सेना पर जवाब देने से पहले सोचना चाहिए, काउंटर अटैक होगा आपके ऊपर। सेना पर देशभक्ति पर सवाल खड़े करने से पहले सोचना चाहिए, कोर्ट पर सवाल खड़े करने से पहले सोचना चाहिए कि पलटवार होगा। क्यों बोलते हो आप ऐसी बातें कि पता ही होता है कि काउंटर अटैक होने ही वाला है? फिर रीमा जी, मीडिया को तो हमेशा बीच में ही रहना चाहिए, ना इधर जाना चाहिए ना उधर जाना चाहिए। मीडिया को क्या करना है वो छोड़ दो, मीडिया वाले तय कर लेंगे, आप पहले अपना तय करो। नहीं, हम तो तय कर चुके हैं कि हम देश के संविधान के आप तय कर चुके हो। आपको गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए चाहे कोर्ट के खिलाफ बोलना हो, चाहे संविधान के खिलाफ बोलना हो, चाहे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना हो, बस गांधी परिवार के पक्ष में हमें बोलना है। हमें देश के संविधान के पक्ष में बोलना है, हमें देश के हितों के पक्ष में बोलना है, हमें देश के शौर्य के प्रति बोलना है, हमें आने वाली नस्लों के लिए बोलना है, हमें देश के भविष्य के लिए बोलना है, क्योंकि हमें चिंता है। हमारा कोई एजेंडा एक ये नहीं है कि हमको दिन रात जो है सरकार के गुणगान करना है। हमारा काम है एज ए विपक्ष में बैठ करके सरकार को आईना दिखाना, सरकार से कठोर सवाल करना और सरकार को उन मुद्दों पे घेरना जहां पर जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। यही विपक्ष का काम होता है। पहले आप भी यही करते थे, आप सत्ता पक्ष में आ गए तो हम भी यही करेंगे। तो पॉइंट यही है धनंजय जी, यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बोली कि विपक्ष का तो काम है ना कि सवाल तो वो करेगा, लेकिन सरकार का भी काम है कि विपक्ष को वो अपने साथ मिलाए और उनसे बात करे और बीच का रास्ता निकाल करके संसद चलवाए। यही बात सैयद जवाद बोल रहे हैं कि सरकार का ये काम तो है कि कम से कम बात करे। अभी कुछ बात कर रहे थे, मैं उसमें अल्लामा इकबाल को कोट करता हूं। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो साखे नाजुक पे आसियाना बनेगा नापायदार होगा। तो जिस तरह से पाकिस्तान नापायदार है और नापाक है, नापाक हरकतें करता है, उसका जवाब जब दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर से, जब सिंदूरी सुबह होती है भारत की, जब भारत के सूर्य का उदय होता है, भारत के सेना के DGMO कोई बात कहते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कोई बात करते हैं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री कोई बात करता है, उस पर न विश्वास करके गैरों पे कर्म अपनों पे सितम, ये करने वाली जब कांग्रेस पार्टी ये काम करती है तो वो सवाल उठता है।
हम भी विपक्ष में रहे हैं, 40 साल तक विपक्ष में रहे, और हम विपक्ष में रह करके विपक्ष में भी मर्यादा स्थापित किए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान ने कहा कि वहां के नेता प्रतिपक्ष को, वहां बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में भी लिखा है कि क्या कमाल का विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी रह करके आदर्श प्रस्तुत किया। 3D होता था, प्रणब मुखर्जी वेटरन पॉलिटिशियन ने अपनी किताब में लिखा है 3D, डेमोक्रेसी, डिक्टेशन और डायलॉग्स। उसमें चौथा डी आ गया है डिस्ट्रप्शन, और अब तो डिस्ट्रॉय कर देने की बात है। लोकतंत्र को, लोक संवैधानिक संस्थाओं को, तमाम संस्थाओं पर जिस तरह से निजी हमले हो रहे हैं खुद को सही साबित करने के लिए, ये जो हिडन एजेंडा है, ये एजेंडा क्या है, इसके भीतर की मंशा क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, देश को किस तरह से कैसे किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसकी मंशा क्या है, ये सवाल उठता है, सवाल उठना लाजिम है। और जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं सब संवैधानिक संस्थाओं पर, आपको न इस देश के रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, डीजीएमओ की बात कर रहा हूँ। अभी आप सेना के कर्नल पर बात, सेना के डीजीएमओ ने जो कह दिया, डीजीएमओ की बात आपने कब मान ली? आप तो ट्रम्प कार्ड खोज रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड कहां मिलेगा, क्योंकि आप राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस को अब कोई तो कार्ड चाहिए, चाहे वो ट्रम्प कार्ड हो, भ्रम कार्ड हो, कोई कार्ड तो चाहिए, कोई तो जाल बुनना है। और वह की रेट पे एड़िया रगड़ करके पानी निकाल देने का नाम ही नरेंद्र मोदी है। नेशन से मोहब्बत का नाम ही मोदी है, इस मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। इस मुल्क के हर व्यक्ति के मन में मोदी मोदी है, क्योंकि मोदी मुल्क पर कुर्बान है। गुर्बत की गोद से निकलकर शोहरत तक का सफर किसी व्यक्ति ने अपनी जिजीविसा से किया है, अपने राष्ट्र प्रेम से किया है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती जो तुझे कुछ और भी दूं। हमारे लिए भोग की भूमि नहीं है, हमारे लिए पूजा की भूमि है, तपस्या की भूमि है, त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण और सर्वस्व अर्पण कर देने की भूमि है। हर हम जिएंगे और मरेंगे, मर के आग से खेलेंगे, लेकिन माता तेरे पास फिर लौट के आएंगे विकास के लिए। हम बकवास के लिए नहीं आएंगे, हम फालतू बात करने के लिए नहीं संसद में खड़े होंगे। हम संसद में विपक्ष में भी रहे तो क्रिएटिव बात करिए, अपने सरकार का साथ दिया, कभी विपक्ष के हित, देश के हितों के लिए कभी विपक्ष का इनको हाथ पकड़ा नहीं का, कभी चाइना का चंदा नहीं लिया, कभी पीएलए के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया, कभी पाकिस्तान के साथ गलबहिया नहीं किया, हैंड इन ग्लव्स नहीं किया। हम लोगों ने पाकिस्तान और किसी के भी, कभी किसी पे ऊपर भी, हम लोगों ने इस हमले में भी कहा था कि किसी पाकिस्तानी से हमारा विवाद है। हमने कहा कि वहां के आतंकवादियों से हमारा विवाद है। इसी को पहले कविता में अटल जी ने कहा था कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, सत सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हमारा परिचय है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। यही वो सवाल है जो धनंजय गिरी और विनीत सिंह कह रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर है ना एक तरीके से राहुल गांधी। कभी माफी मांग लेते हैं, कभी वीर सावरकर पर बोल देते हैं, फिर कभी चौकीदार चोर है पर माफी मांग लेते हैं, कभी राफेल को लेकर के पलट जाते हैं अपने बयान से, अब सेना के मामले को लेकर, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा करते हैं, फिर जब देखते हैं कि देश में बवाल खड़ा हो गया, सिंदूर शब्द को लेकर के सवाल खड़े हो गए, तो अब उसके बाद उससे भी पलट जाते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो लगातार मार ही रहे हैं। यही बात तो प्रधानमंत्री ने भी आज कही ना एनडीए की बैठक में कि ये आप लोगों की फील्ड ही नहीं है, ये फील्ड तो बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी को करने दो आप अपना काम। रीमा जी, हमारी एक कहावत कही जाती है कि दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता, और मैं आपसे आज आपके शो पे फ्यूचर की बात करके जा रहा हूं, और इस बात को लिख करके रख लीजिएगा, ये सरकार जिस हिसाब से चल रही है ये 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती। लिख लीजिएगा मेरी बात। आज आप बहुत फ्यूचर वाली बातें बता रहे हो। ट्रंप के दिल में क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जवाद भाई का मैं शुक्रिया करता हूँ कि इनका कहना है कि 50 साल अभी चलेगी सरकार, और दिया नहीं जलाते हम तो सोलर लाइट लगा रखे हैं। दिया का जमाना गया, दिया का जमाना दे दिया पीछे, अब सोलर लाइट लगा रखी है हमने। अब रुक जाइए, अब रोकिए, फिर मैं लगातार बोलूंगा तो आप उसको रोक देती। अब पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे भारत की पहले की कूटनीति और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की झूठ नीति में फर्क यह है कि आप पाकिस्तान को जिस मुकाम पे पहुंचाना चाहिए तो उसको जो है एटीज पे ग्रे लिस्ट के अंदर डालना चाहिए था, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन आप मौजूदा विदेश नीति को देखिए, ट्रम्प साहब से इतनी दोस्ती, अरे रुक तो जाइए, ट्रम्प साहब ही मुद्दा है। देश की आर्थिक नीति आपके लिए मुद्दा नहीं होगा। मेरा सवाल क्या था, आप कहां से कहां पहुंचते हो? मैंने कहा हैबिचुअल ऑफेंडर, मैंने कहा राहुल गांधी लगातार माफी मांगते रहते हैं, फिर मैंने
आपसे पूछा कि राहुल गांधी बैकफुट पर क्यों चले जाते हैं सिंदूर के मामले पर, इसका जवाब मांगा था आपसे। राहुल गांधी बैकफुट पे नहीं है, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। कहाँ पे? भारतीय सदन में देखा नहीं आपने? आज तो दिखे ही नहीं वो। सुनिए, कल फटकार लगी, आज गायब हो गए। रीमा जी पूरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा तो आप ही बोल लेती है, फिर वो बोल देते हैं। मौका दीजिए, इसीलिए कह रहे हैं कि मीडिया को बीच में होना चाहिए, मीडिया को बीच में लेकर के। अच्छा, मीडिया सवाल ना पूछे? नहीं पूछे, सारे सवाल पूछे, पूरे मीडिया सवाल विपक्ष से पूछे, एक सवाल सत्ता पक्ष नहीं पूछता। यही तो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अच्छा, सत्ता पक्ष की हमेशा शर्मंदा करना चाहिए, यही सच्चा मीडिया भारत का। आज का मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर कौन से स्थान पर आ गया, इसीलिए तो भारत का शौर्य आगे चला जाएगा। क्योंकि सरकार के दिन रात सवाल पर आइए, अब जो सवाल पूछा उस पर आइए। मैं कह रहा हूँ, देखिए राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। वो जो मौजूदा सदन में सवाल करते हैं, दो बार लोगों को पानी पीना पड़ता है, 1 घंटा 45 मिनट बोलना पड़ता है, आधे घंटे का अगर भाषण होता राहुल जी का तो उसको बचाने के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा जो है नेता पक्ष जो है आकर के बोलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन रात राहुल गांधी, इनको तो सपने में भी राहुल गांधी नजर आने लगे। ये सो करके मुझसे करे कहीं राहुल गांधी ना आ जाए, और ये वो दिन आएगा। ऊपर वाला लंबी आयु आपको भी दे, हमको भी दे, और आप भी देखेंगे कि हमारा आपका संबंध अच्छा रहे। एक दिन राहुल गांधी जी उस साइड होंगे जिस साइड आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं मौजूदा सरकार में। सबको जो है लंबी आयु दे, सबका स्वास्थ्य जो है ऊपर वाला अच्छा रखे। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट तो यही है मैडम, जो पॉइंट उठाए जा रहे हैं कि आज भी हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं सैटेलाइट व्यूज दिखाए जाएं, और ये सवाल आपका कैमरा लेकर के जाए क्या चाइना ने हमारी जमीन ली है या नहीं ली। मतलब सबूत चाहिए सेना से, विनीत सिंह, सबूत चाहिए सेना से। फिर वही इतना बड़ा आपने भूमिका बना ली, एक लाइन में बोल देते सबूत चाहिए, बस बात खत्म हो जाती। हमें सरकार से सवाल है, आज 5 अगस्त है, आज 5 अगस्त है, और राहुल गांधी ने कहा था कि 5 अगस्त को वो सबूतों का एटम बम फोड़ने वाले हैं। विनीत सिंह, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो बम फूटेगा, अब शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी तक वो बम फूटा ही नहीं। रीमा जी, एक सुतली बम होता है और बिहार में चुटपुटिया बम होता है, बच्चे ना बंदूक से खेलते हैं। राहुल गांधी के पास वो भी नहीं है। और बिल्कुल सैयद भाई ने सही कहा कि राहुल गांधी को हम लोग झेल ही रहे हैं। ये जबर भी देखा है, समय की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी, बार बार वही काम करना। और रीमा जी एक बात बता दें कि कोई भी प्रोडक्टिव चीज राहुल गांधी ने किया होगा अपने एलओपी बनने के दौरान, एक चीज आप बता नहीं सकती हैं। ऐसे ऐसे चीज, ट्रंप जी, अरे भाई यही तो कांग्रेस है कि बुरहान वानी को कह रहे थे कि भटका हुआ नौजवान, अजहर मसूद को साहब कह रहे थे। अरे ट्रंप जो कहता है करने दीजिए अपने देश में। आपको मालूम है ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम दुगने हैं अमेरिका से। अगर अमेरिका 100 रुपया को हमको भेजता है तो हम 200 उसका भेजते हैं। हमें चिंता नहीं है। चिंता क्या है? राहुल गांधी के कारण चिंता हो जाती है कि बेचारा इनको कौन समझाइए। 55 साल 56 साल का युवा नौजवान है, हम उनसे छोटे हैं पर हम अपने आप को बूढ़ा मानते हैं। ये कब तक ऐसे ही बात करता रहेगा, कभी पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर। रीमा जी थक गए हम लोग इनके रेटोरिक से, और ये बोर करते हैं इसलिए पानी पीना पड़ता है। नहीं, बोर करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वो एटम बम कहाँ है? कल राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि पूरे सबूतों के साथ एटम बम, आप परमाणु बम छोड़िए, कहाँ है वो? सैयद जवाद कहाँ है? आज कहाँ था वो 5 अगस्त को राहुल गांधी का एटम बम? वो है ना, वो है ना कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। बहुत जल्द आपके सामने सबूत रखने जाने वाले हैं राहुल जी, और उसके बाद जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाते घूमेगी, और फिर मीडिया का सहारा लिया जाएगा। हे मीडिया हमको बचा लो, हे मीडिया के बड़े बड़े न्यूज एंकर हमको बचा लो। सारे सवाल जो है सत्ता पक्ष के नहीं विपक्ष से करना। हे मीडिया के बड़े बड़े न्यूज एंकर लोगों, प्लीज राहुल गांधी से सवाल करो और हमको बचा दो। यही होगा, और ये होता चला। अरे आप करते रहिए। राहुल गांधी साहब ने सदन में, सुन लीजिए, अब आप पूरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने कोविड को लेकर के आपको सचेत करवाया था, आप नहीं जागे, आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं। फिर 3 कृषि कानून बिल को लेकर के राहुल जी ने आपको सचेत करवाया, तो सदन में खड़े होकर कहा था कि आपको वापस लेना होगा। फिर आपने जो है
तो वो वापस लिए और अपनी गलती मानी। फिर राहुल जी ने आपको जीएसटी को लेकर के सचेत करवाया था, फिर भी आप नहीं माने, फिर आपने जीएसटी के अंदर बदलाव करे। हर मुद्दे को लेकर के राहुल जी ने आपको सचेत करवाया, करा आपने वही जो बार बार आप जो है आर्थिक नीतियों की बात कर रहे थे कि ऐसा हो गया। राहुल जी ने जो बातें कही वो देश की जनता देख रही है इस वक्त, तभी तो आप 240 बैसाखियों पे आ गए। और अभी मैं नहीं समझ पा रही, देश की जनता सिर्फ देख ही रही है राहुल गांधी को, वोट क्यों नहीं दे पा रही? नहीं, वोट तो देश की जनता सिर्फ देख रही है राहुल गांधी की तरफ। नहीं रही है। अरे मैडम, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, मैं तो बार बार मैं भारतीय जनता पार्टी को 170 के लाले, 240 पर तो आए, 170 के लाले। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी 170 पे होती। और कांग्रेस कितने पर होती? कांग्रेस की जो हम लोग का आकलन था, जो हम लोग की 300 सीटें आ जाती कांग्रेस की? नहीं, हम लोग 145 150 के आसपास होते। हम बिल्कुल मतलब सरकार तो नहीं बनती ना धनंजय गिरी? नहीं, इंडिया अलायंस की सरकार देख लीजिएगा। और इन्हीं के ऊपर जब नीतीश बाबू छोड़ करके आएंगे और जब जो है चंद्रबाबू नायडू छोड़ करके आएंगे, फिर आप भविष्य वक्ता बन गए, फिर भविष्य वक्ता बन गए आप, फिर आपको भविष्य की जानकारी मिल गई। अरे हम तो वो है ना, तो खुशबू से अरे एक मिनट रुकिए धनंजय गिरी, जल्दी से जवाब दीजिए, अब वक्त कम है मेरे पास। रीमा जी, मुझे दानिशमंद आदमी लगते हैं सैयद जवाद, लेकिन आज इनकी बातों में मुझे राहुल गांधी की छाप दिखाई दे रही। ये कुछ गा रहे थे उस तरह से कि खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, और सबकी दुआ है कि सबकी उम्र लंबी हो जाए। मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ मांगने होने का कुछ सिस्टम शुरू कर दिया, क्या कर दिया। राहुल गांधी जिस तरह से वोट नहीं मांग पाते हैं, अब यात्रा उतरा करेंगे तो शायद इनको साथ में लेकर के जाएं, क्या करें नहीं करें, ये समझ से परे हो गया। हाँ ठीक है, हम पानी पीते हैं क्योंकि हम जल को अमृत मानते हैं, हमारी राजनीति में पानी पीते हैं, हम खून पीने की राजनीति नहीं करते हैं, रक्त पिपासु नहीं है हम। ये सच है कि हम पानी पीते हैं, हम पानी जल को अमृत समझ के पीते हैं, और जल ही जीवन है। हमारी आंखों में भी पानी है, जवान पे भी पानी है, जीवन में भी पानी है। खून पीने की राजनीति हमने नहीं की। कांग्रेस जिसने खून पिया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा करके 10 लाख लोगों का खून पी गई। भाईजान बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो बीच में बोला नहीं। सुन तो लीजिए, सुनने का मादा तो रखिए भाईजान, सच सुनने का मादा तो रखिए, सच सुनने का मादा रखिए। ये अलग बात है कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो जो लोग खून पीने की बात करते हैं, खून पीता हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा है। लेकिन हम लोग पानी पी के ही राजनीति करते हैं। पानी ही जल ही जीवन है, आंखों में पानी है, जीवन में पानी है, जिंदगानी में पानी। पानी तो राहुल गांधी ने भी पिया था अपने स्पीच के दौरान, उसमें क्या हो गया? लेकिन कांग्रेस, इसके अलावा कांग्रेस ने खून पीने की राजनीति की ना, जब देश का बंटवारा किया, सिखों का कत्लेआम कराया, कितने नरसंहार कराए। तो इसकी बात छोड़िए, पानगी क्या है कि आप जो लगातार, हम तीसरे बार आए हैं, नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म है और तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस खुद इसीलिए है कि हमारी कुछ सीटें घट गई। कि देखिए अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई जो देश के कोने कोने में होती थी, या दूरबीन लेकर खोजा जा रहा है कि कांग्रेस किस कोने में, उसकी ये दुर्दशा हो गई, ये हालत हो गई कि हमारी कुछ सीटें घटने पर ही खुश हो जा रहे हैं। यानी कि विनीत भाई ने ठीक ही कहा था कि राहुल गांधी कब मैच्योर होंगे, कब ये 56 साल का युवा सच में प्रौढ़ होगा, ये समझने की जरूरत है कि भाई 240 सीट हम फुल मेजोरिटी में है, तीसरी बार हमारी सरकार है, और आप यही आस लटके रहो कब वो बसंत ऋतु आए। आप लटके हुए हैं कि वो भाग के आएगा, वो भाग के आएगा, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। ऐसा कयामत का दिन नहीं आएगा, आप इंतजार करते रह जाएंगे। हम सरकार में हैं, सरोकार में हैं, सेवा में हैं, जनता की सेवा में हैं और रहेंगे। चंदन है इस देश की माटी, ये गाते रहेंगे, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अब सबसे जरा फाइनल कमेंट लेना है मुझे इस मुद्दे पर सैयद जवाद, कि इतने दिन जो हैं संसद के लगातार हंगामे की भेंट आप चढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दें, इतने सारे विधायी कार्य होने हैं, तमाम चीजें होनी है, जनता का खून पसीने का जो पैसा है जिससे संसद चलती है और सांसदों को पैसे मिलते हैं, जनता अब सवाल पूछ रही है कि ये बैनर लेकर के हर रोज संसद का कार्यवाही क्या ऐसे ही ठप करवाते रहेंगे सैयद जवाद, या कुछ काम होने देंगे? अब रीमा जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इतनी सम्मानित जर्नलिस्ट हैं और इतने बड़े संस्थान से जुड़ी हुई, और आपको कम से कम इतना तो इल्म रखिए कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, संवाद बैठाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस में लेते कब? आप बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर कितनी बार आते? ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है मैडम, विपक्ष की नहीं होती।
आप इसी बात से संसद में संमत और नहीं बैठा। संविधान में और संसद के भाई, रूल्स क्या एंड है? रेगुलेशंस में क्या कहीं है? ये नहीं लिखा है क्या है? कि क्या है प्रधानमंत्री रीमा जी? अगर सदन में मौजूद नहीं है तो आप लोग हंगामा करोगे। ये किस किताब में लिखा है, मुझे दिखा दो जरा, कहाँ लिखा है ये किस किताब में लिखा हुआ? उसी किताब में जहाँ से आप पढ़ते उसी किताब में ये नहीं आप लिखा मुझे हुआ बताइए है कहाँ कि लिखा है अगर सदन में अबे प्रधानमंत्री मौजूद वो- नहीं है तो विपक्ष हंगामा करेगा और सदन नहीं चलने देगा। ये कहाँ लिखा है बताइए। ये उसी किताब में लिखा जहाँ से आप वो पढ़ करके किताब आई है कि सत्ता पक्ष से सवाल होंगे, विपक्ष हंगामा भी करता है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी हंगामा हुआ करता था, सवाल हुआ करते थे। मतलब ऐसे ही चलेगा है तो अगर सीखना है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखते, लेकिन सीखने की ललसा नहीं है इनके अंदर कि सदन कैसे चलाया जाता। हम उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन चलाया है, देश के प्रधान, और सवाल भी उनसे करारे पूछे जाते थे। सदन की गरिमा थी, क्या वाद विवाद संवाद, कितनी खूबसूरत वाद विवाद और चर्चा हुआ करती थी, कितनी सार्थक चर्चा हुआ करती थी। वो मैं चर्चाएं बैठ करके अकेले देखता हूँ कि एक तरफ से कौन सी सवाल आते थे। आदरणीय सुषमा जी इतने करारे सवाल करा करती थी, मनमोहन सिंह को कितनी खूबसूरती के साथ से जवाब होता था। वो संवाद को खत्म करने वाले और संसद की गरिमा को खराब करने वाले आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है। उस वक्त की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में संस्कार थे कि सदन चलता था, सदन चलाते थे, वाद विवाद भी होता था, गहमा गहमी भी होती थी, चेहरे क्वेश्चन भी होते थे, नाराजगी भी होती थी, उसके बाद चलाया जाता है। ये आज हम जैसे युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हमको फिर से उसी काल में लौट करके अपनी गरिमा को बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे अपने विपक्षों का सम्मान करके सबको कॉन्फिडेंस में देश को लेकर के चलाना चाहिए। और बड़े हालात खराब होने जा रहे हैं आर्थिक तौर पे, सबको कॉन्फिडेंस में ठीक लीजिए। है, फाइनल कमेंट विनीत सिंह, उसके प्रधानमंत्री बाद तक फाइनल पहुंच कमेंट जाइए। धनंजय जी। फाइनल कमेंट विनीत सिंह। रीमा जी, कुनैन की गोली को अगर आप चीनी के शीरा में डाल देना तो उसका जो फितरत है वो बदलता नहीं है। अभी बात सुनिए अभी, अरे चुप रहिए सैयद साहब। अभी आपने जो बात कही है कि मनमोहन सिंह बड़ी खूबसूरती से जवाब देते थे, वो तो वही करके चुप होते कि मेरी खामोशी सबसे अच्छा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहूंगा। और ये देखिए कितनी सफाई से ये लोग बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, सुषमा स्वराज जी नहीं है, अरुण जेटली जो बेचारे 2019 में चले गए, उनका नाम लेके फार्मर जो ये किसान जो बिल बना था उसके बारे में ये बात कर रहे थे। ऐसा करने से सैयद साहब ये काम नहीं होने वाला है। आपको सवाल पूछना है, बिल्कुल सार्थक और तार्किक सवाल पूछिए, लेकिन अगर सरकार जवाब देती है तो अगर आप उससे सेटिस्फाई होते हैं तो उसके लिए धन्यवाद भी कीजिए। बाहर जाके निट पिकिंग नुक्ताचीनी मत कीजिए। धनंजय गिरी जी। देखिए, आज के डेट में विपक्ष को केवल वोट की चिंता है। वोट बैंक लूट पीट रहा है। वोट बैंक के लिए वोटर माने इनके दास। देश और दुनिया खतरनाक मोड़ पर है। बदलती वैश्विक राजनीति, भारत का हित कैसे सुरक्षित रहेगा, इस पर मिल बैठकर विचार करने के बजाय वोट खेल रहा है। वोट खेलने का नतीजा ये है कि आप भारत में ही खड़े को रह करके भारत में ही प्रश्न उठा रहे हैं, भारत के हितों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आप जब विपक्ष का एग्जाम्पल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर जिन संस्कारों का परिचय देती थी, अगर आप उन संस्कारों को अपना लें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं कि असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। असहमति का सम्मान करना तभी संभव है जब एक और सब विप्रम बहुधा बदंती की संस्कृति को आप अपना सकते हैं। लेकिन आप उस संस्कृति को अपनाएंगे नहीं, आप तो माईवे और हाईवे के रास्ते पर चलेंगे। आप माईवे हाईवे चलेंगे और कहेंगे भाई आप तो बड़ा अच्छा थे, हम विपक्ष में भी अच्छा थे और सत्ता पक्ष में भी अच्छा है। लेकिन आपकी दिक्कत है, देश ये जान रहा है, देश की आम आवाम जान रही है, देश का आम इंसान जान रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सत्ता पक्ष में रहने का स्वाभाविक हक आपका है, ये आपसे कैसे छीन लिया गया। ये देश आपकी जागीर है, ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देखिए संविधान चलेगा जिसकी आपने कभी सम्मान नहीं किया, बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया, आपने किसी पिछड़ों के आयोग का सम्मान नहीं किया, पिछड़ों के खिलाफ राजीव गांधी ने बयान दिया। और इस देश में कांग्रेस के जितने कुकर्म है वही उसको लेकर के कांग्रेस को अगर थोड़ी भी शर्म हया होती तो कांग्रेस विपक्ष में रह करके वैसे व्यवहार करती जैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर करती थी। विपक्ष सहमतियों का सम्मान करती, असहमतियों का लाख असहमतियां हो, लेकिन हम भी देश के मुद्दे पर आपके साथ खड़े रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। आप ही की बात को सही बाद में आपको शुक्रिया करता हूं कि आपने माना कि हम विपक्ष में रहकर भी सहनशील थे और सत्ता पक्ष में भी रहकर सहनशील हैं। आपके पास न सत्ता का शऊर ठीक था, न विपक्ष के लायक तो आप बने ही नहीं है। विपक्ष लगने में अभी आपको 30-40 साल और लगेगा विपक्ष के भूमिका सीखने में। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए जब सवाल अब संस्थाओं का आ गया है तो आने वाले दिन अब संसद में कामकाज चल पाएगा या नहीं चल पाएगा,
जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात है, लेकिन कोर्ट, अदालत सर्वोपरि है और अदालत का फैसला, अदालत की टिप्पणियां, वो भी सबको मानना चाहिए, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।